सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें ट्रिपल आर में इकोनॉमिक्स। ठीक है। और इकोनॉमिक्स हम करेंगे 2 लेक्चर्स में। पहले तो मुझे लगा था 1 लेक्चर में हो जाएगा, बट 1 लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको 2 लेक्चर में करते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कि हम 3 इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। दैट इज़ नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। और ये तीनों ही बड़े टॉपिक्स हैं और तीनों ही मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं 2 पार्ट में करूँगा वीडियो, है ना, तो रीति का रिवाज है, विधि का विधान है कि पहले वाले में वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, दूसरे वाले में कम आएंगे। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा लोग देखेंगे पहला, तो भाई पहले वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराना, इस वजह से मैंने प्रेफरेंस दिया इसको। बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे वाले में कम इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये नेशनल इनकम जो है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। तो मैक्रो और माइक्रो में अंतर ये होता है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मैक्रो डील करता है नेशनल लेवल पे, माइक्रो डील करता है इंडिविजुअल लेवल पे। मैक्रो के फादर कहे जाते हैं जॉन मेनार्ड कीनेस। कमेंट करके बताएंगे कौन सी बुक लिखी इन्होंने। माइक्रो के फादर जाने जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। और जो हमारे एडम स्मिथ हैं वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कंसिडर किए जाते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जॉन मेनार्ड कीनीस की अगर बात करें तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक लिखी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा ढंग से लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है, बस हम रिविजन कर रहे हैं यहाँ पर। एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशंस। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। ठीक है। टोटल मनी अर्नड विद इन अ कंट्री, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकालते हैं। अब ये जो नेशनल इनकम है उसको निकालने के कितने तरीके होते हैं? मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। चलो जीडीपी पहले समझ लेते हैं, जीडीपी क्या है। तो एक्चुअल में नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। ठीक है। रादर देन यहाँ पे समझें, यहाँ पे समझते हैं कि आपका होता है इसमें, एक सेकंड रुकिए। ठीक है। एक तो होता है आपका जीडीपी। ठीक है। एक होता है आपका जीडीपी के साथ जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें हम कैसे 8 इंडिकेटर निकालते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें, ठीक है, इसमें हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर नेट हो जाता है इस ग्रॉस का। ठीक है। ग्रॉस में जब हम घटाते हैं तो नेट हो जाता है, ऐसे ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटेगा तो नेट हो जाएगा बस, और सब सेम रहेगा, डीपी और एनपी। हो गया? ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि हमारे एक जीडीपी हो गया, एक जीएनपी हो गया, एक एनडीपी हो गया और एक एनएनपी हो गया। 4 हो गए। ठीक। अब 8 कौन से होते हैं? मतलब 8 मैंने बताया ना। तो ये सारे जो हैं ये हमारे किस में हैं? ये मार्केट प्राइस पे हैं। ठीक है। और अगर 4 ऐसे ही हम फैक्टर कॉस्ट पे ले लें तो हो गए 8। तो ये बात यहाँ पे पूछता है आपसे कि हम कैसे जाते हैं मतलब जैसे हम जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालते हैं, तो वो तो आपने समझ लिया कि अगर ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो डेप्रिसिएशन को घटा देना होता है। अब अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये बोल रहा हूँ कि ये मुझे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ग्रॉस का ग्रॉस ही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक से नेट में जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी पे जाना है, तो यानी अगर मुझे जीएनपी को कैलकुलेट करना है तो मैं जीडीपी में क्या करूँगा? इसमें मैं जोड़ दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए को जोड़ दूंगा तो मुझे जीएनपी मिल जाएगा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना होगा? तो इसके लिए बड़ा आसान सा रास्ता है, और वो रास्ता ये बोलता है कि आप, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप जो मार्केट प्राइस है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब नेट है तो मतलब ये किसी से घटा के आया होगा, तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में घटा देते हैं सब्सिडी को तो हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि ये पूरा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब आप में से काफ़ी लोगों को रटा होगा, बिकॉज मैं काफ़ी कायदे से बार बार इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आहिस्ते से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नहीं पता तो अच्छे से समझ लो कि मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ भी दे दूँ कि बता दो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस लोगे
उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दोगे, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दोगे। मैं पूछ दूँ बेटा जीडीपी, मैं आपसे पूछ दूँ कि एनडीपी है, ये एनडीपी है, फैक्टर कॉस्ट में निकाल दो, तो आप एनडीपी लेना मार्केट प्राइस वाला, उसमें घटा देना। अब अगर मान लो कि फॉर्म इस तरह से सवाल आ जाए कि जहाँ पर मान लो आपसे पूछ दे कि एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, जहाँ पर उसने आपको दे दिया है जी डी पी एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप सीधा नहीं कर देंगे जीडीपी उठा के, जीडीपी एट मार्केट प्राइस उठा के इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे ना, क्योंकि सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो बाकी सब सेम होना चाहिए। ये तो आपका एनडीपी है, ये जीडीपी है, तो हम जी से पहले एन में जाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। तो यानी वहाँ पर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होगा तो पहले हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, प्राप्त करेंगे इससे एन डी पी एट मार्केट प्राइस, देन हम एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा के। एंड द लास्ट थिंग इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि व्हाट इज़ योर नेशनल इनकम। तो जो एन एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसी को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक। ये पूरा आप समझिए कि कौन से हमारे 8 एग्रीगेट हैं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो पूरा देश के अंदर कितना वैल्यू का गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक। और एक चीज़ जैसे आपने देखा ये जॉन मेनार्ड गिनीज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो एक बार पूछ लिए थे सीजीएल 2022 के टीयर 1 में कि ये बताओ ये किस कंट्री से हैं, तो किस कंट्री से हैं, ये आपके इंग्लैंड से हैं, ठीक है। साइमन क्यूजनेट ने ये डेवलप किया था कॉन्सेप्ट, सेकंड हैंड गुड्स आर नेवर काउंटेड। जीडीपी में कभी हम सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, हमारी मम्मी लोग जो काम करती हैं घरों में, हाउस वाइफ्स, उसको हम काम उसमें जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल और नॉमिनल जीडीपी, जैसे अगर आप देखें तो हमारी जो एनएसओ है, अभी हम एनएसओ के सॉरी जो सीएसओ है उसने जीडीपी के आंकड़े दिए हैं। अभी फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एक पहले से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं 7 जनवरी के दिन। तो 7 जनवरी को अभी रिलीज़ किया गया है एक डेटा जिसमें कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों में वहाँ पर चर्चा करी गई है। तो अंतर क्या होता है, रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर को, एक बेस ईयर लेके, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर के प्राइसेस पे, रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पे और नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइसेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि पिछले साल जो है, मान ले बिस्किट का एग्जांपल लें, 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट था, ठीक है, और पिछले साल यहाँ पर इंडिया की जीडीपी 100 रुपये थी जिसमें सिर्फ बिस्किट ही प्रोड्यूस होता है। तो मतलब क्या हुआ कि 10 बिस्किट प्रोड्यूस किए गए, ठीक। अब अगर मैं बोल दूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 200 हो गई, तो आपको दिखेगा यार ये तो ग्रो कर गई, ये तो एकदम दुगना हो गई, 100% से ग्रो हो गई। लेकिन अगर आप ढंग से देखें, ठीक है, अगर हम उसमें एक बेस ईयर लें, क्योंकि है क्या कि जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो एक्चुअल में ये जो बिस्किट का प्राइस है ये 20 रुपये हो चुका था। तो यानी अगर देखा जाए तो अभी भी 10 बिस्किट के पैकेट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, 20 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम ये बेस अगर हम ले लेते, अगर इसको मान लेते प्राइस, तो आप देखते कि यहाँ पे भी 100 ही निकल के आता है, जीडीपी में कोई अंतर ना समझ में आता। तो इसीलिए रियल जीडीपी जो होती है इसमें हम क्या घटा देते हैं, इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होता है, इन्फ्लेशन को हमने हटा दिया, मुद्रास्फीति को हटा दिया। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, इस इन्फ्लेशन वाली हवा को निकाल देता है नॉमिनल जीडीपी से। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कभी कभी इसी को ही प्राइस इंडेक्स दे के वो क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्या, प्राइस इंडेक्स दे के, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा ही आती है, बिकॉज इन्फ्लेशन हमेशा रहता है, ठीक है। इरविन फिशर की अगर बात करें तो इन्होंने मनी इल्यूजन यानी कि धन अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया था। और वैसे तो आगे शायद होगा ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, MV इक्वल टू PT, ये ध्यान रखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये इरविन फिशर ने ही दिया था। मॉनेटरी यहाँ पे मनी सप्लाई है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, ये प्राइस वैल्यू है और ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। क्लियर है। GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल, किसी कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो कितने वैल्यू का गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में रहते हुए, या भारत से जो बाहर भी हैं, तो वो बस नेशनल होने चाहिए, हम फॉरेनर का नहीं गिनेंगे, ठीक है। और GDP से GNP कैसे निकालते हैं, बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको माइनस करो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आ रही है उसको प्लस करो, तो उसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल देते हैं।
बाकी ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा के, ठीक है। ये भी जो भी सब काम होता है ये एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि मेथड क्या होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। ऑलवेज रिमेंबर 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है कि आपने कितनी वैल्यू ऐड कर दी पूरे प्रोसेस में, उसको जोड़ लो तो आपको वैल्यू एडेड मेथड मिल जाएगा, जिसको हम जीवीए के नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम आउटपुट में इनपुट माइनस कर देते हो। अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जितना एग्जाम के लिए काफ़ी है उतना, जितना आपका एग्जाम से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आउटपुट से इनपुट माइनस कर दीजिए। इनकम मेथड बस ये ध्यान रख लो, इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको अभी के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे याद किया था, चिंगम, चिंगम, ठीक है। ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम कितनी खपत कर रहे हैं। ये क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना पैसा मार्केट में डाल रहा है। ये क्या है आपका, इंपोर्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, एम क्या है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या है, एम है, चिंगम, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब आते हैं किस पे, इसको कैलकुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे जीडीपी कैलकुलेशन डन बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी, ठीक है। अभी तो ये जो है आपका सीएसओ हो चुका है, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में आ चुका है। तो मॉस्पी, मॉस्पली नहीं है, मॉस्पी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। परचेजिंग पैरिटी पे ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं पर्सनल इनकम को कैसे निकालते हैं फ्रॉम नेशनल इनकम। तो पर्सनल इनकम जो होती है, वैसे एक बार देख लेंगे इसको, भी पता नहीं क्यों है ना अंदर से आने लगता है, आ गया तो आ गया तो तो देख लो, जीडीपी 5th नंबर पे आते हैं, वैसे कभी पूछा तो नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब इतना होता है कि हम कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स को लेते हैं और कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज़ के जीडीपी को, बस। पर्सनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम से, इसमें हम पहले तो जोड़ते हैं इनकम रिसीव्ड एंड नॉट अर्नड। रिसीव तो ये लेकिन अर्न नहीं करी, जैसे कि सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इस समय जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो हम 1000 देंगे, हम 1500 देंगे, 2000, कोई बोला 2500, तो गवर्नमेंट देती रहती हैं। तो ये कैसी इनकम है, ये इनकम आपको मिल तो रही है लेकिन आपने कमाया नहीं है, इसके एवज में कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस करके नहीं दिया है। तो ये इनकम जोड़ लेते हैं नेशनल इनकम में, और घटा देते हैं वो जो आपने अर्न करी लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी है। जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, आपको कोई प्रॉफिट हुआ है लेकिन अभी आज तक आपको वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उसको घटा देते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो पर्सनल इनकम मिल जाता है हमें, ठीक। अब हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर निकालनी है तो उसके लिए टैक्स घटा दो। मतलब जब हमें कोई इनकम होती है, आप जैसे आपकी जॉब लगेगी, आपको इनकम होगी, तो आपको टैक्स भरना होगा गवर्नमेंट को, तो वो आप खर्च तो कर नहीं सकते हैं, यानी वो सरकार का पैसा है। उसके बाद जो आपके टैक्स भरने के बाद पैसा बचता है उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होती है, जीडीपी में एनवायरमेंटल डैमेज को हटा दो, ठीक है, और जितना जीडीपी कंट्री का हो सकता था उसके एवज में जितना हुआ है, उन दोनों के गैप को बोलते हैं रेसेशनरी गैप, बस, ठीक। और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनपीएट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आ गया, ठीक है, इसके बियॉन्ड जाएगा नहीं आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। देख रहे हैं कितना ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको हम क्लास सच डिवाइड कर करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट है 1934 का, जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था हिल्टन यंग कमीशन करके एक कमीशन था, 1926 में बना था। तो उसके रिकमेंडेशन में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1 अप्रैल 1935 को ये सेटअप होता है। कैलकाटा में इसका ओरिजिनली हेडक्वार्टर था, लेकिन अभी कहाँ पर है, मुंबई में है। और रिसेंट में इसके आज आप कमेंट बताएंगे गवर्नर कौन है, हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ पर है। और पहले आरबीआई गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। हमारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा तो वो 1969 में हुआ था, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। आरबीआई का काम क्या होता है, ये बैंकों को रेगुलेट करता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, जिसको तहत उसको नेशनलाइज किया गया था। लाइसेंस देता है बैंक्स को, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने के लिए बोलता है, और रेगुलेट करता है बैंक्स को, ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करने का काम है। इसी के साथ साथ आरबीआई का काम करेंसी प्रिंटिंग का भी है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ का जो नोट होता है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी तो हमारी आरबीआई करती है। और जो हमारी करेंसी होती है उसको, जो लीगल टेंडर होता है उसको फियाट मनी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब होते हैं उनको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और हॉट मनीज़
काइंड ऑफ एसेट्स जिनको कि कोई भी इन्वेस्ट करके तुरंत निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स, डिपॉजिट, बॉन्ड्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो हमारे दो तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो काइंड ऑफ उसको हम हॉट मनी बोल सकते हैं, बिकॉज तुरंत उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है वो आप देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अभी। और मॉनेटरी पॉलिसी लाना इसका काम होता है, और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होता है। ठीक है, इसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं, बिकॉज बैंकों को जब कहीं से लोन नहीं मिलता तो आरबीआई से लोन ले सकता है, और बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानता है। यानी कि जो बैंक हमें सुविधाएं प्रोवाइड करता है वो आरबीआई बैंक्स को करता है, तो इसलिए इसको बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं, बैंकों का बैंक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई एक्ट जो 1935 वो डिवाइड करता है। वैसे तो ज़्यादा पूछता नहीं है, तो ज़्यादा इस पर जोर डालने की ज़रूरत है नहीं आपको। शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल। शेड्यूल में दो तरह की होती हैं, तो वही है कि ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये ध्यान रखना कि 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, बस इतना ध्यान रखना। आरबीआई 1949 में हुई थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में थोड़ा सा देख सकते हैं, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब पहला बैंक वगैरह बना था, उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आरआरबी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रीजनल रूरल बैंक। ये आरआरबी एक्ट ऑफ 1976 से सेटअप हुआ था। पहला हमारा था प्रथम ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी में सेटअप हुआ था। आरआरबी में अगर बात करें 15% शेयर होल्डिंग स्टेट की होती है, 35% एक स्पॉन्सर करता है बैंक को, जैसे कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी, और 50% सेंटर दे उसमें शेयर होल्डिंग रहती है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी एक्ट ऑफ 1990 से बना था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी की अगर बात करें तो ये ओरिजिनली स्टैब्लिश हुआ था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में, लेकिन बाद में सेबी एक्ट ऑफ 1992 से इसको भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंट में चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। ठीक, जो आपका इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कब कब स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन सेबी और सिडबी थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की बात करेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म है। सेटअप हुआ था यहाँ पे 1982 में 12 जुलाई, और बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नाबार्ड बैंक, नाबार्ड, एक सेकेंड, नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब चलाया गया था, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। ठीक है, प्रोग्राम तो 1992 में इसको रन किया गया था। फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, सुपरवाइज दी कोऑपरेटिव्स एंड दी आरआरबीज को सुपरवाइज मतलब करना काम होता है इसका नाबार्ड का। ठीक है, और मतलब रेगुलेट करना आरबीआई का काम होता है, जो हमारे आरआरबीज होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करता है। क्लियर है। और नेशनल हाउसिंग बैंक आपका 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन सेबी, सिडबी और नाबार्ड और आरआरबी, इन तीन के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिससे कि रिसेंट में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ना व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे। जहाँ पर आपको 1 लाख से कम का लोन दिया जाए उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ करते हैं, छोटे लोन देना, छोटे लेवल पे चीज़ें करते हैं। ठीक, तो यानी छोटे लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब 1 लाख से ज़्यादा ये लोन नहीं दे सकते हैं। और कौन एलिजिबल होता है उस 1 लाख के लोन के लिए, 3 लाख से कम जिसकी सालाना इनकम होती है वो। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर 1.25 नहीं होगा, 3 लाख होगा। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हम बोलते हैं मोहम्मद यूनुस को, जो अभी बांग्लादेश के इंतरिम सरकार के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर हैं। ग्रामीण, इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश की थी, जिसके लिए इनको नोबेल मिला था कब, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 2006 में मिला था। इंडिया में जो पहला एमएफआई सेटअप हुआ था वो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन था, जो 1974 में कहाँ पर अहमदाबाद में सेटअप हुआ था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक, ये चीज़ है। अब ये एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये वो होते हैं जो कि डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई सबका रेगुलेशन करेगा, और इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करना होता है। सीआरआर एसएलआर क्या होता है अभी अगले ही टॉपिक पे देखेंगे, लेकिन ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद करो। ठीक है, कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट आरबीआई ही करेगा, और इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करना होता है। अब ये एनबीएफसी एमएफआई क्या होते हैं, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा जिनको लाइसेंस मिल चुका है, उनको एनबीएफसी एमएफआई बोलते हैं। अब इनको सेटअप किया गया था एक कमेटी, मालेगाम कमेटी 2010 में जो बनी थी, उसके
रिकमेंडेशन पे। अगर किसी को स्टेटस चाहिए NBFC MFI का, तो आपके 75% जो एसेट हैं वो माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होने चाहिए। एसेट एक बैंक के लिए उसके द्वारा दिया गया लोन होता है, ठीक। और जब आपको MFI का स्टेटस मिल जाएगा NBFC MFI का, तो आपको 85% का एसेट मेंटेन करना है माइक्रो फाइनेंस में। क्लियर है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टू क्वालिफाई दे शुड हैव 75%, और जो आपको मेंटेन करना पड़ता है वो 85%, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया NBFC MFI। अब आते हैं मुद्रा स्कीम पे। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था आपका। और इसमें माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे लोन दिए जाते हैं यूजुअली तो, और कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं, यानी कि आपको इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता है। कोलेट्रल का मतलब होता है जो आप गिरवी रख के कोई चीज़ लोन लेते हो। तो 3 टाइप्स ऑफ लोन होते हैं: शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक का शिशु होता है, किशोर होता है 50,000 से 5 लाख, और तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अभी। चलिए, तो अगले और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अभी रिसेंट में इसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया था। पता नहीं वो पूछा है कि नहीं, तरुण में 10 से 20 किया गया था, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? तो हमारी जो RBI है, जो भी हमने देखा था, जिसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं, तो बैंक्स को रेगुलेट भी करता है। एक्चुअल में वो कंट्री में जो मनी सप्लाई होता है उसको रेगुलेट करता है। मनी सप्लाई को क्यों रेगुलेट करता है? अगर मनी ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, डिमांड जनरेट नहीं होगी। तो दोनों सिचुएशंस को टैकल करने के लिए RBI क्या करता है, करेक्टिव मेजर्स लेता है, और वो करेक्टिव मेजर्स को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स मतलब एक तरह से वो रेगुलेटर होते हैं जिनको कि जैसे नहीं हम नॉब होते हैं, नॉब को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो उन नॉब का यूज़ करता है कौन? RBI, जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा और कम करने के लिए, ठीक। अब इससे पहले कि हम ये समझें, हम पहले ये समझते हैं बैंक प्रॉफिट कहाँ से कमाते हैं। और बैंक जो प्रॉफिट कमाता है वो कैसे कमाता है? लाइबिलिटी और एसेट के उससे। देखो, होता क्या है कि बैंक में जब हम कोई लोन, मतलब बैंक में जब हम अपना पैसा रखने जाते हैं, तो बैंक उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कोई भी जो मान लेते हैं कि 2% या फिर 4% इंटरेस्ट रेट हमें वो देता है, और जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमसे चार्ज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8%। तो जो 4% है ये बैंक का स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड का मतलब होता है बैंक का प्रॉफिट, ठीक। ये जो बैंक ने पैसा इसका लिया, ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है। ये बैंक ने जो पैसा उठाया लोन में, वो बैंक के लिए एसेट है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। होता क्या है, RBI इस NDTL में खेलता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कितना लाइबिलिटी है, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी बैंक के पास। देखो, रिजर्व्स जो होते हैं बैंक के पास 2 तरह के होते हैं। रिजर्व क्या होते हैं? तो एक्चुअल में बैंक्स को सर्टेन पार्ट ऑफ मनी जो उसको रिसीव होता है, जो लोग डिपॉजिट करने आते हैं एज अ कैश, वो RBI के पास डिपॉजिट करना होता है। और बाकी जो बच गया, कुछ ऐसा पैसा होता है जिसको उसे कैश के फॉर्म में तो नहीं, लेकिन ठीक है, वो उसको किसमें, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें रखना होता है। कैश में भी रख सकता है, लेकिन कैश में क्यों ही रखेगा कोई बैंक? क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो CRR में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसमें मिल जाता है SLR में, ठीक है। ये बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है, ये खुद के पास रख सकती हैं। ये है कैश रिजर्व रेशियो, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, SLR जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो अब अगर मान लो कि RBI को क्या करना है, मनी को कम करना है इकोनॉमी में, तो क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा। मतलब अब अगर अभी 5% है CRR, तो यानी बैंक को 5% पैसा अपने पास रखना है, देना नहीं है उसको लोन पे। अब 10% कर दे, यानी अब 10% रखना है, लोन पे नहीं देना है, तो यानी कि इकोनॉमी में कम पैसा जा पाएगा। SLR भी वही सेम चीज़ है, ठीक। ऐसे ही हमारे बैंक के पास कुछ और भी टूल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसके पास यहाँ पर होता है जैसे बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक RBI से लोन लेने के लिए आती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करने आती हैं, कुछ गिरवी रख के, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, गिरवी रखा जाता है, ठीक है। नो कोलेट्रल नहीं होगा, कोलेट्रल देना पड़ता है इस केस में, बैंक रेट में, ठीक है। बैंक रेट में आपको कोलेट्रल कुछ ना कुछ रखना होगा। और इस केस इसलिए यहाँ पर जो रेट है वो यहाँ पर वो जो यहाँ पर क्या होती है, कम हो, सॉरी एक सेकेंड,
इसमें आपकी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही लिखा हुआ है यहाँ पे, नो कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है। कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है रेपो में, अभी देखेंगे। तो इसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है, किसको, बैंक को। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, हायर रेट चार्ज करता है आरबीआई एज कम्पेयर टू रेपो। तो ये बैंक लेने आ रही हैं, ठीक है। अब एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन पूछता है कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से, आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट या फिर रीपरचेज ऑब्लिगेशन, जिसको रेपो बोलते हैं। आउटराइट परचेज का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग करी जाती है, या तो बेचा जाता है या खरीदा जाता है। अब सेलिंग कब करी जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, किस केस में, तो अगर पैसा उठाना है मार्केट से आरबीआई को, पैसे को अगर कम करना है तो अगर पैसे को उठाना पड़ेगा मार्केट से, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा। कौन, आरबीआई। किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में, ठीक। और अगर मान लो कि पैसा डालना है इकोनॉमी में, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर लेगा और उसके एवज में इकोनॉमी में पैसा डाल देगा। तो ये डिफ्लेशन के कंडीशन में करता है आरबीआई। रेपो रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है, तो अब इसके मैं ज़्यादा उस पर डीप पे तो नहीं जा रहा हूँ, किस तरह से किस चीज़ का रीपरचेज होता है और किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है, लेकिन समझ लो ये हम यहाँ पर रेपो की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कि बैंक लोन लेती हैं आरबीआई से, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए ले रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू बैंक रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये लोन मिल पाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें काइंड ऑफ आरबीआई बैंक से लोन लेता है। अब आपको लग रहा होगा आरबीआई कैसे बैंक से लोन ले सकता है, बैंक तो खुद आरबीआई से ले रहा है। तो आरबीआई एक्चुअल में लोन नहीं, वो क्या करता है, वो बोलता है कि बैंक से कि हमें तुम पैसा दे दो, लोगों को पैसा मत दो, हम तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो क्या है, ऐसा करके उसने इकोनॉमी से पैसे को खींच लिया, ठीक। क्लियर है इतनी चीज़। और कलेक्टिवली इन दोनों को, रेपो और रिवर्स रेपो को, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक। क्लियर यहाँ तक। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये आपका ओवरनाइट जो लोन लिया जाता है, ओवरनाइट लोन कभी कभी आपसे रेपो भी पूछ लेता है। अगर MSF ऑप्शन में नहीं होगा तो रेपो टिक करके आएंगे आप ओवरनाइट लोन के लिए। 2% ऑफ NDTL इज़ अ लिमिट, ओवरनाइट लोन होता है। और इसमें आप अपने CRR और जो SLR कोटा की जो सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको यूज़ सकती हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे ये चीज़ वही सेम लिखा हुआ है कि जब भी अगर इन्फ्लेशन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा है, ठीक है, तो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको, MSF को, सबको बढ़ाना है आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो, मनी सप्लाई को कम करना है तो। और इसका उल्टा कर दीजिए डिफ्लेशन में। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में तुम अपना दिमाग मत लगा देना कि रेपो रेट अगर बढ़ाएंगे तो रिवर्स रेपो रेट को घटाएंगे ना, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। अब वो मैं इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे, वो अगर बैच में होंगे आप तो आपको पता होगा। फिर हमने पहले, अगर आपने पढ़ा होगा किसी PY की सीरीज FRB में, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसको। तो सबको बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन में, सबको घटाना पड़ेगा डिफ्लेशन में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ क्या करना है वो बता चुका हूँ। जब ये सारे रेट बढ़ाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या टाइट या डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। डॉविश, ईजी या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है अगर इन रेट्स को कम किया जाता है तो। फिस्कल पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट करता है, मॉनेटरी वो होता है जो आरबीआई करता है। तो जैसे टैक्स है, टैक्स को अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो लोगों के हाथों में पैसा कम बचेगा, तो इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। अगर लोगों के हाथों में पैसा देना है और इकोनॉमी को थोड़ा सा चलाना है, डिमांड जनरेट करना है, तो टैक्स कम करिए, सब्सिडी बढ़ा दीजिए उस केस में। तो टैक्स आप बढ़ाएंगे, सब्सिडी कम करेंगे, तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा। और MSP अगर बढ़ाएंगे तो भी उससे क्या रहेगा, यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो MSP भी उस केस में डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि MSP का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अगर MSP बढ़ा देगी, मतलब ये बोल रही है कि जब हम तुम्हारा अनाज लेंगे किसानों से तो हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे। ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा पैसा जाएगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन में हमें ये नहीं चाहिए होता है। क्लियर, ठीक। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 RBI से, 3 गवर्नमेंट से। मनी मल्टीप्लायर होता है जिसको धन गुणक बोलते हैं, कि मैक्स अमाउंट ऑफ न्यू मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स फॉर एवरी डॉलर ऑफ रिजर्व्स। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपये है, उस 100 रुपये से उसने कितना 200 बना लिया, तो मनी मल्टीप्लायर यानी डबल है, 2 है। 300 बना लिया उससे तो 3 है। तो मनी मल्टीप्लायर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CRR से।
CRR जितना हाई होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा। आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है। ये जो अभी हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR ये सब देख रहे थे, ये क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, इसके हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, बस इसका नाम देख लेना होता है और कुछ नहीं पढ़ना है अभी के लिए। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मॉरल सिचुएशन, इसके अलावा और आपको कुछ भी पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पेज क्रिएट करके आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो हमारे मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं, दैट इज़ M0, M1, इनसे भी क्वेश्चन आता है काफ़ी, M2, M3 और M4 क्या होता है। देखिए, M0 होता है जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, करेंसी इन यूज़ है, प्लस रिजर्व्स विद या फिर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, ये M1 क्या होता है, इसमें आप M0 पूरा जोड़ लीजिए। वैसे एग्जैक्टली तो ये नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लो, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 क्या होता है, जहाँ पर आप M1 को लेते हो प्लस पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स होती हैं उसको ऐड करते हो। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को। M3 क्या होता है, जहाँ पर अगेन आप M1 को ही लोगे प्लस इसमें आप जोड़ोगे टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। M4 में क्या करेंगे, M3 को लेंगे और ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो ये सवाल बनेगा कि इसमें क्या होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व मनी। इसको बोलते हैं M1 को नैरो मनी, नैरो मनी बोलते हैं इसको, और M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, या फिर इसी को ही हम मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मॉनेटरी एग्रीगेट। इतनी चीज़ क्लियर हुई, बस इसमें यही पूछेगा आपसे। ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके, जो हमारे सेविंग्स या करेंट डिपॉजिट होते हैं। अगर आपका है ना बैंक जो होगा खाता, वो सेविंग खाता होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं करेंट खाता चलाते हैं, तो वो होता है इसमें। ठीक है, सेविंग में तो थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल भी जाता है, करंट में तो कुछ नहीं देती है गवर्नमेंट। ठीक है, और टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होते हैं, जैसे हमारे FD फिक्स डिपॉजिट, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब होते हैं जो एक टाइम में मैच्योर होते हैं। पहले अगर आप तोड़ाओगे तो आपको मतलब आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा पेनल्टी के तौर पे। तो खैर ये हमारा ख़त्म होता है मनी एंड बैंकिंग भी। अब हम आगे अपना सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें बाकी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।